Hello and welcome to our channel Tattvabodh. My name is Akash and I have completed my graduation and masters in English language and literature from Banaras Hindu University. In this new chapter, we are going to explore a poem, and the name of this poem is God Made the Country, written by William Cowper. इस वीडियो में हम लोग गॉड मेड द कंट्री पोएम का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, जिसके पोएट हैं विलियम कॉपर। विलियम कॉपर को कभी कभी विलियम कूपर भी कह दिया जाता है। ज़्यादातर लोग इन्हें विलियम कॉपर कहते हैं, लेकिन ये जो वर्ड है कॉपर, उसको कभी कभी कूपर की तरह भी प्रोनाउंस किया जाता है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि विलियम कॉपर जो हैं वो एक ट्रांजिशनल पोएट हैं। पहले हम लोग विलियम कॉपर का छोटा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर अच्छे से देखेंगे कि व्हाट इज़ ट्रांजिशनल पोइट्री और किस तरीके के पोइट को ट्रांजिशनल पोइट कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। सो विलियम कॉपर, born in 1731 and died in 1800, may be said to be giving in his poems a foretaste of the poetry of Wordsworth. विलियम कॉपर जिनका जन्म 1731 में हुआ और 1800 में उनका देहांत हो गया, ऐसा कहा जाता है कि इनकी कविताओं में विलियम वर्ड्सवर्थ जिस तरीके की कविता लिखते थे, उस तरीके का पूर्वानुभव पढ़ने वाले रीडर्स को विलियम कॉपर अपने पोइट्री के थ्रू देते थे। यानी कहने का अर्थ ये है कि विलियम कॉपर के पोइट्री में वर्ड्सवर्थ की झलक आती थी। वर्ड्सवर्थ जिस तरीके की पोइट्री लिखते थे, उस तरीके की पोइट्री की झलक देखने को मिलती थी विलियम कॉपर के पोएम में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये वर्ड्सवर्थ हैं कौन और वर्ड्सवर्थ जो हैं वो किस तरीके की पोइट्री लिखते थे। तो इसको जानने के लिए हम लोग बीच में थोड़ा सा पॉज लेंगे और चलेंगे, समझेंगे वर्ड्सवर्थ को, समझेंगे ट्रांजिशनल पोइट्री को और समझेंगे रोमांटिसिज्म को। वर्ड्सवर्थ और ट्रांजिशनल पोइट्री को समझने के पहले हम लोग थोड़ा इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री को देखते हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं समझने की कि वर्ड्सवर्थ के पहले किस तरीके की कविताएं लिखी जाती थी। तो बहुत पीछे नहीं जाएंगे हम लोग। इंग्लिश साहित्य का जो इतिहास है 1700 से लेकर 1750 तक, उस समयावधि को एज ऑफ पोप कहते हैं। ये जो समय है 1700 से लेकर 1750 तक, इसको पोप का समय कहते हैं। एलेक्जेंडर पोप एलेक्जेंडर पोप जिस समय के बहुत ही जाने माने राइटर थे, पोइट थे, उस समय किस तरीके का साहित्य लिखा जाता था वो हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो उस समय के राइटर, एलेक्जेंडर पोप के समय के राइटर, दे डिसरिगार्डेड द लिटरेरी ट्रेंड्स विच आर नोन फॉर नेचुरलनेस ऑफ स्टाइल, इंथुजियाज्म, फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन, विगर एंड फ्रेशनेस। पोप के समय के जो राइटर्स थे वो उपेक्षा करते थे उस प्रवृत्ति की जिसमें नेचुरलनेस था, उस तरीके की शैली को जो सहज थी। इस समय के राइटर्स को सहज लिखावट पसंद नहीं था, वो लोग इसकी उपेक्षा करते थे। वो लोग उपेक्षा करते थे इंथुजियाज्म की। साहित्य में जो एक उत्साह दिखता था उसके ये लोग खिलाफ थे। इस समय के राइटर्स को ये इंथुजियाज्म पसंद नहीं था। उनको और क्या पसंद नहीं था, तो फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन, जो एक कल्पना शक्ति की उड़ान होती है, वो इन्हें पसंद नहीं था। और इन्हें विगर पसंद नहीं था। इन्हें उस समय के साहित्य में शक्ति, ताकत पसंद नहीं थी, फ्रेशनेस पसंद नहीं था। जो एक नयापन होता है वो इन लोगों को पसंद नहीं था, उस समय के राइटर्स को। तो इन्हें पसंद क्या था, तो ये चाहते थे, ये डिमांड करते थे कि पोइट्री शुड फॉलो एग्जैक्ट रूल्स। जो कविता लिखने की जो कला है, जो पोइट्री है, शुड फॉलो एग्जैक्ट रूल्स, एकदम ठोस नियम कानून को फॉलो करे। इन दिस रेस्पेक्ट दे वर इन्फ्लुएंस्ड बाय फ्रेंच राइटर्स, स्पेशली बोइलो एंड रसीन। खास करके जो पोप के समय के राइटर्स थे वो सहजता को, उत्साह को, कल्पना शक्ति को, नयापन को पसंद नहीं करते थे उस समय के लिटरेचर में। और इनका कहना था कि जो पोइट्री है
वो एकदम एग्जैक्ट रूल से बंधी होनी चाहिए, आपको इसी तरीके से लिखना है, आप अपने मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। इनका कहना था दूसरे राइटर्स को, दूसरे पोइट्स को। और ये लोग इन्फ्लुएंस थे, प्रेरित थे, इंस्पायर्ड थे फ्रांस के दो राइटर से। एक का नाम है बॉलो और दूसरे हैं रसीन। ये जो दो राइटर्स हैं फ्रांस के, ये लोग एकदम एग्जैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस में बंध के लिटरेचर को लिखा करते थे। इसलिए ये जो एज रहा है 1700 से लेके 1750 का, उस समय के राइटर्स इनको बहुत मानते थे। वो चाहते थे कि जितने भी पोएट हैं वो बॉलो और रसीन को फॉलो करें, इन्हीं की तरह लिखें। लेकिन ये इंसान की फितरत है कि उस पर ज़्यादा नियम कानून लगाइएगा तो एक समय ऐसा आता है कि इंसान उन नियम कानूनों से उबता है। सबको स्वच्छंदता बहुत पसंद है, सब लोगों को इंडिपेंडेंस बहुत पसंद है। आप हर किसी को एक सांचे में नहीं ढाल सकते हैं। तो ये जो एज रहा है 1700 से लेके 1750 का, इसमें बहुत सारी बंदिशें थीं राइटर्स के ऊपर। उसी बीच में क्या होता है, 1750 से लेके 1798 के बीच में एक नए किस्म की पोइट्री उभरती है जिसको कहते हैं ट्रांजिशनल पोइट्री, संक्रमण काल की पोइट्री। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है एक रूप से अन्य रूप में परिवर्तन होना किसी चीज़ का, उसको ट्रांजिशन कहते हैं। जैसे हम लोगों का जो जनरेशन है वो एक ट्रांजिशनल जनरेशन है। हमारे सामने ही हम लोग 2G फ़ोन से 3G पे आए, 3G से 4G पे आए, 4G से 5G पे आए। हो सकता है हम लोग इससे भी आगे का जो भी ट्रांजिशन है, जो भी बदलाव है, वो सारी चीज़ें देखेंगे। उसी तरीके से उस बीच में 1750 से लेकर 1798 के बीच में एक नए किस्म की पोइट्री उभर के सामने आती है जिसको ट्रांजिशनल पोइट्री कहते हैं, जिसको संक्रमण काल की पोइट्री कहते हैं। और इसमें क्या देखने को मिलता है वो हम लोग थोड़ा डिस्कस करेंगे कि ट्रांजिशनल पोइट्री में हमें देखने को मिलता क्या है। तो ये जो पोइट्री है, इट बिगिंस एज अ रिएक्शन अगेंस्ट द रैशनल, इंटेलेक्चुअल, फॉर्मल एंड अनरोमांटिक पोइट्री ऑफ द एज। जो ट्रांजिशनल पोइट्री है ये एक रिएक्शन के तौर पे सामने आती है। और ये रिएक्शन किस चीज़ पे था? तो ये रिएक्शन था अगेंस्ट, किसके खिलाफ था? तो ये था रैशनैलिटी के खिलाफ, इंटेलेक्चुअलिटी के खिलाफ, फॉर्मलिज्म के खिलाफ और अनरोमांटिक पोइट्री के खिलाफ। यानी तर्क संगत जो बातें होती थीं एज ऑफ पोप के समय के लिटरेचर में, उसके खिलाफ थे ये लोग। उस रैशनैलिटी के, उस तर्क संगत बातों के खिलाफ थे ट्रांजिशनल पोइट जो थे। और जो ट्रांजिशनल पोइट्री जो थी वो इंटेलेक्चुअल, यानी इंटेलेक्चुअलिटी, बौद्धिकता के खिलाफ थी। ये लोग औपचारिकता के खिलाफ थे। ये लोग अनरोमांटिक जो पोइट्री था इस एज का, अनरोमांटिक मतलब जहाँ आप किसी चीज़ को, किसी राइटर को इमेजिन करने की खुली छूट नहीं दे रहे हैं। अनरोमांटिक मतलब आप किसी राइटर को बांध दे रहे हैं कि तुम नहीं सोच सकते हो, तुम एक सीमित दायरे में सोचो और उसी तरीके की पोइट्री लिखो, तुम्हें ज़्यादा स्वच्छंदता नहीं मिलेगी। तो जो ट्रांजिशनल पोइट हैं और ये जो ट्रांजिशनल पोइट्री है, ये खिलाफ है रैशनैलिटी के, इंटेलेक्चुअलिटी के, फॉर्मलिज्म के और अनरोमांटिक पोइट्री के, जो इस समय पोप के समय में प्रचलन में थी। अ स्ट्रगल बिटवीन ओल्ड एंड न्यू, और ये एक द्वंद्व था, स्ट्रगल था ओल्ड और न्यू के बीच में। ये लोग कुछ और चाहते थे, कुछ और कर रहे थे, और यहाँ जो थे नए राइटर्स वो कुछ और करना चाह रहे थे। तो एक स्ट्रगल चल रहा था इन दोनों के बीच में। ट्रांजिशनल पोइट जो थे वो चाहते थे फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन। ये लोग चाहते थे कि ये लोग जितना इमेजिन, जितनी कल्पना कर सके, अपनी कल्पना से अपने पोइट्री को उतना रिच करें, उसको उतना समृद्ध करें। ये लोग चाहते थे कि इनके पोइट्री में सब्जेक्टिविटी आए, आत्मीयता आए, व्यक्तिगत राय आए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा था। इसलिए एक स्ट्रगल चल रहा था दोनों के बीच में। और आगे चल के क्या होता है, एंड ऑफ द ग्रेजुअल ट्रायम्फ ऑफ द न्यू, और धीरे धीरे आगे चल के ये जो नया किस्म है ट्रांजिशनल पोइट्री, ट्रांजिशनल पोएम्स का,
वो जीत जाता है। कैसे जीत जाता है? तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे जो दो एज हमें देखने को मिला है, एक पोप का एज और एक उसके बाद का ट्रांजिशनल एज, ट्रांजिशनल पोइट्री वाला एज। ये समय चलता है 1700 से 1750 और ये चलता है 1750 से लेकर 1798। 1798 एक बहुत ही लैंडमार्क ईयर रहा है इंग्लिश लिटरेचर के हिस्ट्री में, क्योंकि 1798 में एक कलेक्शन पब्लिश होता है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोइट्री का, कविताओं का एक कलेक्शन पब्लिश होता है जिसका नाम है लिरिकल बैलेड्स। और ये जो कलेक्शन है, इस कलेक्शन को पब्लिश करते हैं दो लोग मिलके। एक हैं अपने विलियम वर्ड्सवर्थ और दूसरे हैं सैमुअल टेलर कॉलेरिज। ये दो लोग मिलके एक कलेक्शन, एक संग्रह को पब्लिश करते हैं, प्रिंट कराते हैं, जिसका नाम है लिरिकल बैलेड्स। और इस कलेक्शन में इन दोनों पोइट्स की पोइट्री है। विलियम वर्ड्सवर्थ का भी पोएम है इसमें, सैमुअल टेलर कॉलेरिज का भी पोएम है इसमें। और ये जो ईयर है अपना 1798 और ये जो बुक है लिरिकल बैलड, इसी के पब्लिकेशन के साथ एक नए युग की शुरुआत होती है इंग्लिश साहित्य में, जिसको कहते हैं रोमांटिसिज्म। अब हम लोग चल के देखेंगे कि रोमांटिसिज्म क्या होता है, और रोमांटिसिज्म को देखने के साथ ही साथ हम लोग देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को, क्योंकि इस चैप्टर के इंट्रो में विलियम वर्ड्सवर्थ की बात है। बहुत गहराई में न जाके हम लोग पहले थोड़ा रोमांटिसिज्म को देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को भी देखेंगे। तो आइए हम देखते हैं पहले व्हाट इज़ रोमांटिसिज्म। तो 1798 में विद द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स द न्यू एरा ऑफ इंग्लिश लिटरेचर commences, and this new era is known as romantic era, and this new era is called romantic era of English literature। ये जो नया समय शुरू होता है इंग्लिश लिटरेचर में उसको रोमांटिक एज कहते हैं। और रोमांटिक एज में क्या हुआ, पोप के समय बहुत सारी बंदिशें थी जो अभी हम लोग यहाँ पे देखें। ट्रांजिशनल पोइट्री जो है उसमें एक द्वंद्व चल रहा है। ट्रांजिशनल पोइट्री पूरे तरीके से इन बंदिशों से मुक्त नहीं है, लेकिन 1798 और उसके बाद का जो समय है उसमें ये सारी बंदिशें ख़त्म हो जाती हैं और एक नए किस्म की पोइट्री का जन्म होता है, एक नए किस्म के लिटरेचर का जन्म होता है जिसको रोमांटिक लिटरेचर कहते हैं। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसका फीचर क्या है, वो हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो रोमांटिक लिटरेचर में, रोमांटिसिज्म में क्या होता है, देयर इज अ डिपेंड अप्रिसिएशन ऑफ द ब्यूटीज ऑफ नेचर। गहरी प्रशंसा देखेंगे किस चीज़ की, तो ब्यूटी ऑफ नेचर की, प्रकृति की सुंदरता की एक गहरी प्रशंसा, एक बहुत अच्छी प्रशंसा देखने को मिलेगी रोमांटिक लिटरेचर में। रोमांटिक लिटरेचर जो है वो प्रेज करता है, वो प्रशंसा करता है किस चीज़ की, तो ब्यूटी ऑफ नेचर की, प्रकृति की सुंदरता की प्रशंसा देखने को मिलेगी रोमांटिक लिटरेचर में। उसके आगे क्या मिलेगा, अ जनरल एक्सॉल्टेशन ऑफ इमोशन ओवर रीजन, और एक उत्थान देखने को मिलेगा। किस चीज़ का उत्थान, इमोशन का उत्थान। देखेंगे कि जो रोमांटिक एज की पोइट्री है उसमें इमोशन बहुत ज़्यादा है, और वो जो इमोशन है वो रीजन के ऊपर है, वो इस रैशनैलिटी के ऊपर है। जो रैशनैलिटी थी एज ऑफ पोप में, जो एक इंटेलेक्चुअलिज्म था एज ऑफ पोप में, उन सब के ऊपर हम लोग देखेंगे क्या, तो इमोशन को, भाव को, सबसे ऊपर इमोशन दिखेगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे रोमांटिक पोइट्री में, रोमांटिक लिटरेचर में हमें इम्पॉर्टेंस दिखेगा सब्जेक्टिविटी का, यानी हम लोग महत्व देखेंगे आत्मीयता का, व्यक्तिगत राय का, एंड इमेजिनेशन का, और कल्पना शक्ति का। इन सारी चीज़ों का महत्व दिखेगा। एज ऑफ पोप में ये सारी चीज़ें नहीं थी। एज ऑफ पोप में इमेजिनेशन नहीं था, फ्रेशनेस नहीं था, लेकिन इसके उलट जो अपना एज आता है रोमांटिक पोइट्री का, रोमांटिक एज जो आता है लिटरेचर का, उसमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। प्रकृति की सुंदरता की गहरी प्रशंसा होगी, भावना का एक उत्थान देखने को मिलेगा, व्यक्तिपरकता, आत्मीयता
और कल्पना का महत्व देखने को मिलेगा रोमांटिक पोइट्री में। एक बहुत अच्छे कवि हुए जिनकी रचनाओं में रोमांटिसिज्म एकदम झलकता था हर पंक्ति में, तो वैसे अपने पोएट हैं विलियम वर्ड्सवर्थ। वहीं नीचे इंट्रो में कहा जा रहा था कि विलियम कॉपर की पोइट्री में हमें विलियम वर्ड्सवर्थ की झलक देखने को मिलती है। विलियम कॉपर तो पहले आ गए हैं ट्रांजिशनल एज में, ट्रांजिशनल फेज में। यहाँ पे अपने विलियम कॉपर जी रेस्ट करते हैं 1750 से लेके 1798 वाले समय में, और 1798 से लेके 1850 वाले समय में विलियम वर्ड्सवर्थ का उत्थान होता है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि विलियम कॉपर की जो पोइट्री है, यानी इस एज की जो पोइट्री है, उसमें हमें विलियम वर्ड्सवर्थ की झलक देखने को मिलती है। अब हम लोग देखेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ को, और विलियम वर्ड्सवर्थ की खासियत क्या है उसको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो हैं, ये एक रोमांटिक पोइट हैं। रोमांटिसिज्म क्या है हम लोग अभी यहाँ पे देखें, ये सारे फीचर्स हैं रोमांटिसिज्म के। हु हैज़ डीप कनेक्शन टू नेचर, जिनका एक बहुत ही गहरा लगाव है प्रकृति के साथ, एंड हिज एबिलिटी टू एक्सप्रेस इट्स ब्यूटी एंड सिग्निफिकेंस थ्रू पोइट्री, और इनके में काबिलियत है एक्सप्रेस करने की, इनके में काबिलियत है अभिव्यक्त करने की नेचर की सुंदरता को और नेचर के महत्व को थ्रू पोइट्री, कविता से। मेक्स हिम द हाईएस्ट प्रिस्ट ऑफ नेचर। और मैथ्यू आर्नल्ड एक क्रिटिक थे, इंग्लिश लिटरेचर के आलोचना करते थे, आलोचक थे, और मैथ्यू आर्नल्ड जी विलियम वर्ड्सवर्थ को हाईएस्ट प्रीस्ट ऑफ नेचर कहते हैं, प्रकृति के सबसे बड़े पुजारी। ये एक तमगा मिला है विलियम वर्ड्सवर्थ को मैथ्यू आर्नल्ड के द्वारा। तो विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में हमें क्या देखने को मिलता है? विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में हम लोग को देखने को मिलता है एक डीप कनेक्शन, एक गहरा लगाव। किस चीज़ से? तो नेचर से, प्रकृति से गहरा लगाव। और इनके में एबिलिटी थी, इनके में काबिलियत थी ये प्रकृति की सुंदरता को और प्रकृति के महत्व को अपनी पोइट्री से दर्शाते थे। और ऐसा ही काम विलियम कॉपर जी इस पोयम में कर रहे हैं, जिसको हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। तो अब हम लोग चलेंगे इंट्रो की तरफ। जो विलियम कॉपर का इंट्रो है, इसको हम लोग फिर से देखेंगे। विलियम कॉपर का जन्म 1731 में होता है, 1800 में उनका देहांत हो जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी कविताओं में विलियम वर्ड्सवर्थ का फोरटेस्ट था, पूर्वानुभव ये दे के गए। विलियम वर्ड्सवर्थ तो आए हैं रोमांटिक एरा में, जो 1798 से शुरू होता है, उसके बाद शुरू होता है। और ये हैं ट्रांजिशनल पोएट विलियम कॉपर, 1750 से लेकर 1798 का जो समय है उस काल के ये कवि हैं। तो ये विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह लिखते हैं, और इनकी कविताओं में विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं का पूर्वानुभव मिलता है। इनकी कविताओं में हमें देखने को मिलेगा लव फॉर नेचर, डीप कनेक्शन विथ नेचर, रेस्पेक्ट फॉर नेचर। ये सारी चीज़ें हमें कॉपर जी की पोइट्री में देखने को मिलेंगी। क्या देखने को मिलेगा भैया? तो कॉपर्स लव फॉर नेचर, प्रकृति के प्रति इनका प्यार, हिज इमोशनल रिस्पॉन्स टू इट, और इनका विलियम कॉपर का इमोशनल रिस्पॉन्स, भावनात्मक प्रतिक्रिया प्रकृति को लेके, एंड हिज सिंपैथेटिक हैंडलिंग ऑफ रूरल लाइफ एंटीसिपेट्स वर्थ। और इनका जो सिंपैथेटिक हैंडलिंग है विलियम कॉपर का, जो एक सहानुभूतिपूर्ण रवैया है रूरल लाइफ को लेके, ग्रामीण जीवन को लेके, ये एंटीसिपेट करता है वर्ड्सवर्थ को। यानी वर्ड्सवर्थ के आने के पहले विलियम कॉपर वर्ड्सवर्थ की तरह लिखते हैं अपने पोएम्स में, उन सारी चीज़ों को, उन सारे एलिमेंट्स के साथ डील करते हैं, जिस तरीके की एलिमेंट्स की, जिस तरीके के तत्वों का भरमार हमें वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में मिलेगा, जैसे कि लव ऑफ नेचर, जैसे कि इमोशनल रिस्पॉन्स टू नेचर, जैसे कि सिंपैथेटिक हैंडलिंग ऑफ रूरल लाइफ।
प्रकृति के प्रति प्यार, उसके बाद भावनात्मक प्रतिक्रिया, उसके बाद सहानुभूतिपूर्ण रवैया ग्रामीण जीवन को लेके विलियम कॉपर अपने पोइट्री में दिखाते हैं, जिससे कि हमें लगता है कि ये एकदम विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह लिख रहे हैं। और एक चीज़ देखिएगा, ये यहाँ नहीं लिखा है लेकिन पढ़ते समय हमें मिला, इसलिए सोचिए इसको यहाँ पे डाल देना चाहिए। इनकी पोइट्री में, कॉपर की पोइट्री में वर्ड्सवर्थ का तो झलक मिलता ही है इन सारी चीज़ों के चलते। और एक चीज़ मिलता है विलियम कॉपर की पोइट्री में जिसे कहते हैं अनरेस्ट, जिसे व्याकुलता कहते हैं, जिसे अशांति कहते हैं। और ये जो फीचर है अनरेस्ट वाला फीचर, इट पॉइंट्स फॉरवर्ड टू बैरन, लॉर्ड बैरन, जो कि एक दूसरे रोमांटिक पोएट हैं। उनकी राइटिंग्स में हमें अनरेस्ट देखने को मिलती है। बैरन की राइटिंग्स में हमें एक अशांति, एक व्याकुलता देखने को मिलती है, जो कि कॉपर की पोइट्री में भी है। तो कॉपर की पोइट्री में हमें वर्ड्सवर्थ की झलक तो मिलती ही है, साथ ही साथ बायरन के लिखावट की भी झलक मिलती है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं फिर से इंट्रो की तरफ, विलियम कॉपर के इंट्रो की तरफ। सो इनका जन्म हम लोग देख लिए, वर्ड्सवर्थ की तरह ये पोइट्री लिखते थे वो देख लिए। देयर इन हिज वर्क्स द सेम डीप रिस्पेक्ट फॉर द रूरल लाइफ, द कॉमन पीपल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप। कॉपर के वर्क में सेम, एकदम उसी प्रकार का डीप रिस्पेक्ट, बहुत ज़्यादा सम्मान देखने को मिलता था ग्रामीण जिंदगी को लेके, ग्रामीण जीवन को लेके, जैसा कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में देखने को मिलता है। द कॉमन पीपल एंड द लवली क्वाइट लैंडस्केप, विलियम कॉपर की पोइट्री में भी बहुत सम्मान देखने को मिलता है ग्रामीण जीवन को लेके, सामान्य जो ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोग हैं उन लोगों के प्रति, और सुंदर और शांत परिदृश्य के प्रति, नेचर के प्रति एक डीप रिस्पेक्ट देखने को मिलता है विलियम कॉपर की पोइट्री में, विलियम कॉपर की रचनाओं में, जैसा कि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में भी देखने को मिलता है। लाइक वर्ड्सवर्थ की तरह, अगेन ही डिड नॉट हेजिटेट इन गिविंग क्लियर कट ओपिनियन अबाउट द इशूज ऑफ हिज टाइम। विलियम वर्ड्सवर्थ की तरह ही बिना झिझके विलियम कॉपर भी स्पष्ट राय रखते थे समसामयिक मुद्दों को लेकर। इनकी पोइट्री में समसामयिक मुद्दों पे हमें एक स्पष्ट राय देखने को मिलेगी। ठीक है, इट इज पैराडॉक्स, ये एक विरोधाभास है कि द पोएट्स एंड द ड्रामेटिस्ट who lived in cities or state capitals have written powerfully about the beauty of rural life। ये एक विरोधाभासी बात है, ये एक विडंबना है कि जो कवि और जो ड्रामेटिस्ट, ड्रामा को लिखने वाले ड्रामेटिस्ट, who lived in city, जो शहर में रहते हैं और राज्य की राजधानियों में रहते हैं, have written powerfully, वो बहुत ही पावर के साथ, बहुत ही ताकत के साथ लिखे हैं अबाउट द ब्यूटी ऑफ रूरल लाइफ। ग्रामीण जिंदगी की सुंदरता के बारे में ये लोग जितनी ताकत के साथ, जितने अच्छे से उसका विवरण किए हैं, वो एकदम विरोधाभासी है। ये लोग खुद शहर में रहते हैं, राज्य की राजधानियों में रहते हैं, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, फिर भी वहाँ रह के ये लोग जिस तरीके से गांव की सुंदरता को, ग्रामीण परिवेश की सुंदरता को अपने साहित्य में, अपने लिटरेचर में दर्शाते हैं, वो एकदम विरोधाभासी है। ठीक है, द सिंप्लिसिटी ऑफ द कॉमन विलेजर्स इंगेज्ड इन हम्बल प्रोफेशंस, जो एक सिंप्लिसिटी है, जो एक सरलता है आम ग्रामीण व्यक्ति की, जो इंगेज है, जो लगा हुआ है हम्बल प्रोफेशन में, छोटे मोटे कामों में, जो सरलता है एक आम इंसान की, एक आम ग्रामीण इंसान की, जो छोटे मोटे कामों में लगा है। द अबंडेंस ऑफ नेचुरल लाइफ इन द फ्लोरा एंड फोना, और जो एक प्रचुरता है प्राकृतिक लाइफ की, फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा कहते हैं जो
किसी भी एक जगह पे जितने भी पेड़ पौधे घास पत्तियाँ उगते हैं उन सबको फ्लोरा कहते हैं, और किसी एक जगह पे जितने भी जीव जंतु छोटे कीट फटंगे कीड़ा मकोड़ा जो भी होता है वो सब फौना कहा जाता है। तो प्रकृति में अबंडेंस है, प्रचुरता है, किस चीज़ की? तो फ्लोरा की, फौना की, ठीक है। एंड द पीसफुल लिविंग दे टुगेदर मेक हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड पोइट्स टू राइट ऑन द लाइफ इन द कंट्री साइड। और जो पीसफुल लिविंग है इनका, और जो आरामदायक शांतिपूर्ण रहन सहन है इन सारी चीज़ों का, विलेजर्स का, फ्लोरा के साथ, फौना के साथ, वो इंस्पायर करता है पोइट्स को, वो कवियों को प्रेरित करता है टू राइट ऑन द लाइफ इन द कंट्री साइड, कि वो लोग ग्रामीण क्षेत्र की जीवन पे, ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश पे कुछ लिखें। कंट्री साइड का मतलब होता है ग्रामीण क्षेत्र। कॉपर्स पोएम इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। और कॉपर का ये जो पोएम है, विलियम कॉपर के इस पर्टिकुलर पोएम की बात हो रही है, इज़ अ क्लासिक एग्जाम्पल, वो एकदम उत्कृष्ट उदाहरण है ऑफ दिस काइंड ऑफ राइटिंग। किस तरीके की राइटिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो इस तरीके की राइटिंग का, जिस तरीके की राइटिंग में हमें अबंडेंस ऑफ नेचर देखने को मिलता है, प्रकृति की प्रचुरता देखने को मिलती है, जिस तरीके की पोइट्री में हमें पीसफुल लिविंग, शांतिपूर्ण आरामदायक जिंदगी देखने को मिलती है, उस तरीके की पोइट्री का, उस तरीके की कविताओं का एक उत्कृष्ट उदाहरण है ये पोएम जो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट लाइन ऑफ द पोएम, गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन, truly sums up the creation of the countryside and the evolution of the towns। जो इस कविता की पहली पंक्ति है, God made the country and man made the town, ये पूरे तरीके से, truly बहुत ही सही तरीके से बताता है किस चीज़ को? क्रिएशन ऑफ कंट्री साइड को, यानी ग्रामीण क्षेत्र के निर्माण को, ग्रामीण क्षेत्र के उद्भव को, और इवोल्यूशन ऑफ टाउन, और शहर के विकास को। ये पहली पंक्ति से हमें पता चलता है। बीइंग क्रिएटेड इन अ नेचुरल वे, विलेजेस पॉजेज अ परफेक्शन। प्राकृतिक तरीके से बना हुआ गांव अपने पास पूर्णता को रखता है। एक गांव में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो परफेक्ट है। क्यों परफेक्ट है? क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत की सारी सामग्रियाँ हैं, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे, वो पूर्ण है, शुद्ध है, प्योर है। दैट टाउन्स एंड सिटीज़ कैन नेवर हैव, जो किसी भी शहर में और महानगर में कभी नहीं हो सकता है। जो पूर्णता एक गांव में है, वो पूर्णता कभी भी एक शहर में या एक महानगर में कभी नहीं हो सकता है। उस तरीके की एड्रेसिंग द टाउन ड्वेलर्स, शहर में रहने वाले लोग को, टाउन ड्वेलर्स का मतलब जो लोग शहर में रहते हैं उनको एड्रेस करते हुए, उनको कहते हुए, द पोएट थ्रोज लाइट ऑन द वर्च्यूज ऑफ रूरल लाइफ। जो हमारे कवि हैं वो प्रकाश डालते हैं वर्च्यूज पे। वर्च्यूज का मतलब सद्गुणों पे, ऑफ रूरल लाइफ, ग्रामीण परिवेश की, ग्रामीण जीवन की जो सद्गुण हैं उस पे हमारे पोएट, हमारे कवि प्रकाश डालते हैं। एंड एक्सॉर्ट देम टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी एंड कंफर्ट टू द सिंपल बट एंड्योरिंग प्लेजर्स ऑफ अ विलेज। हमारे कवि विलियम कॉपर जी प्रकाश डालते हैं ग्रामीण जीवन के सद्गुणों पर, और प्रोत्साहित करते हैं किनको? टाउन ड्वेलर्स को प्रोत्साहित करते हैं टू एस्केप फ्रॉम आर्टिफिशियल लग्जरी एंड कंफर्ट। उनको प्रोत्साहित करते हैं, प्रेरित करते हैं कि आप एस्केप कीजिए, आप हटिए, आप भागिए आर्टिफिशियल लग्जरी और कंफर्ट से। जो एक बनावटी विलासिता और आरामपूर्ण जीवन आप लोग जी रहे हैं, वहाँ से एस्केप कीजिए, वहाँ से भागिए। टू कहाँ भागिए? टू द सिंपल, एकदम सरल, साधारण, लेकिन
एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मतलब क्या होता है? जो टिकाऊ हो। आप इस तरीके के आर्टिफिशियल लग्जरी और कंफर्ट से भागिए किसकी तरफ? तो सिंपल, सरल, टिकाऊ गांव के आनंद की तरफ। गांव जो प्रकृति से, प्रकृति की प्रचुरता से भरा पड़ा है, जिसमें शुद्धता है, परफेक्शन है, जहाँ पे सद्गुण भरे पड़े हैं, आप वहाँ आइए। शहरों को छोड़िए, शहर के आर्टिफिशियल लग्जरी को छोड़िए, यहाँ के बनावटी आराम को छोड़िए और गांव की तरफ प्रस्थान कीजिए। गांव के वर्चूज़ को रिलीज कीजिए। ये कहना है हमारे पोएट का, विलियम कॉपर। गॉड मेड द कंट्री एंड मैन मेड द टाउन। विलियम कॉपर कहते हैं कि भगवान ने गांव को बनाया और इंसान ने शहर को बनाया। भगवान जो कि मोस्ट पावरफुल एंटिटी हैं, जो कि सुपर पावर हैं, जो कि सुपर एजेंसी हैं इस वर्ल्ड के, इस यूनिवर्स की, उन्होंने कंट्री को बनाया, गांव को बनाया। गांव को इसलिए बनाया क्योंकि गांव जो है वो परिपूर्ण है हर चीज़ से, और इंसान जो है वो एक आर्टिफिशियल चीज़ बनाया जो है टाउन। और ये जो टाउन है वो परिपूर्ण नहीं हो सकता है गांव की तरह। गांव में जो शुद्धता है, गांव में जो समरसता है, वो सारी चीज़ें शहर में देखने को नहीं मिलेंगी। गांव में जो हरियाली है, गांव में जो पेड़ पौधे हैं, गांव में जो तालाब है, झरना है, वो सारी चीज़ें शहर में नदारद हैं। गॉड जो कि सबसे ज़्यादा पावरफुल हैं, ये इनकी कृति है, इसलिए इसमें कोई कमी नहीं है। और मैन जो उतना पावरफुल नहीं है, वो अपनी पूरी कोशिश से भी एक शहर को बनाया है, फिर भी इस शहर में बहुत सारी कमियां हैं, परिपूर्णता की कमी है। ये कंट्रास्ट हमें देखने को मिलता है इस पहली पंक्ति में। फिर विलियम कॉपर आगे कहते हैं कि वाट वंडर देन, ये पूछ रहे हैं रीडर्स से, फिर क्यों चकित होना, दैट हेल्थ एंड वर्चू, ये जो हेल्थ है और वर्चू जो है, ये जो स्वास्थ्य है और ये जो सद्गुण हैं, गिफ्ट्स, ये दोनों चीज़ें गिफ्ट हैं, उपहार हैं। और ये उपहार किसको मिला है? तो ये उपहार मिला है कंट्री साइड को। और ये उपहार किसने दिया है? तो गॉड ने हमें ये उपहार दिया है। किन चीज़ों का उपहार दिया है? तो हेल्थ का और वर्चू का, स्वास्थ्य का और सद्गुणों का। और ये दोनों उपहार हैं भगवान के, हम सभी इंसानों को मिला है। और ये जो दो गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट्स दैट कैन अलोन मेक स्वीट द बिटर ड्राफ्ट दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल। और यही जो दो गिफ्ट हैं वो अकेले स्वीट बना सकते हैं बीटर ड्राफ्ट को, वो अकेले ही मीठा कर सकते हैं उस कसैले ड्राफ्ट का मतलब होता है, ड्राफ्ट एक पेय पदार्थ भी है। इंग्लैंड में एक तरीके के बियर को ड्राफ्ट कहते हैं, आम भाषा में इसको कहा जाए एक पेय पदार्थ है। तो ये जो दो गिफ्ट हैं, हेल्थ एंड वर्च्यू, स्वास्थ्य और सद्गुण, ये मीठा कर सकते हैं एक कसैले पेय पदार्थ को, जो कसैलापन और बिटरनेस, कड़वाहट, दैट लाइफ होल्ड्स आउट टू ऑल, उस तरीके के कसैलेपन को, उस तरीके के कड़वाहट को सिर्फ और सिर्फ हेल्थ और वर्च्यू मीठा बना सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से कहा जाए तो हम लोगों के जीवन में जो भी कसैलापन है, जो भी कड़वाहट है, जो भी परेशानियां हैं, उन सारी परेशानियों को सिर्फ और सिर्फ हेल्थ और वर्च्यू उसको मीठा बना सकता है। बीटर ड्राफ्ट का मतलब हमारे जीवन की जो भी कठिनाइयाँ हैं, जो भी उतार चढ़ाव हम लोग अपने जीवन में देखते हैं, जो भी मानसिक परेशानी है, शारीरिक परेशानी है, जो भी दिक्कतें हैं, कठिनाइयाँ हैं हम सबों के जीवन में, उसको हेल्थ और वर्च्यू उसको कमतर करके दिखाती हैं। जब इन सारी
परेशानियों को देखने के बाद हमारा ध्यान जब स्वास्थ्य और सद्गुणों की तरफ जाता है तो ऐसा लगता है कि ये सारी चीज़ें छोटी पड़ गई हैं। ये जो बिटरनेस है, ये जो कमी है, ये जो कठिनाइयाँ हैं, ये जो दिक्कतें हैं हमारे जीवन में, ये सारी छोटी दिखने लगती हैं इन दो गिफ्ट्स के सामने। हेल्थ और वर्चू जैसे गिफ्ट के सामने ये सारी चीज़ें छोटी दिखने लगती हैं। और हेल्थ और वर्चू इन सारी चीज़ों को, ये जो बुरे क्षण हैं हमारे जीवन के, जो बिटर ड्राफ्ट है, जो एक कड़वा क्षण है, जो कठिनाइयाँ हैं, उन सबको स्वीट बना देता है उन सब। और हमें अच्छा लगने लगता है ये देखकर, ये सोचकर कि हमारे पास अच्छा स्वास्थ्य है और हम लोगों के पास सद्गुण हैं। ये दो चीज़ों को देखकर, सोचकर हमें अपने जीवन की जो भी कठिनाइयाँ हैं वो छोटी दिखने लगती हैं। इसलिए यहाँ पे विलियम कॉपर जो हैं हेल्थ और वर्चू को एक गिफ्ट कह रहे हैं, उपहार कह रहे हैं भगवान का, जो खास करके देखने को मिलता है कंट्री साइड में, ग्रामीण इलाके में। और यहाँ पे हम लोग एक छोटा सा पॉज लेंगे, और चूंकि ये एक वर्ड आ गया है बीच में वर्चू, तो थोड़ा हम लोग समझेंगे कि ये होता क्या है। तो विलियम कॉपर जी जो हैं वो एक क्रिश्चियन हैं, और क्रिश्चियन लोगों का जो अपना ग्रंथ है, रिलीजियस टेक्स्ट जो है उन लोगों का, उसमें 7 तरीके के वर्चूज़ के बारे में बताया गया है, यानी 7 सद्गुणों के बारे में बताया गया है, और उसी तरीके से 7 दुर्गुणों के बारे में बताया गया है। तो 7 सद्गुण जो हैं वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला है लॉयल्टी, निष्ठा। दूसरा है ब्रेवरी, साहस। तीसरा है ऑनेस्टी, ईमानदारी। कंपैशन, संवेदना। ह्यूमिलिटी, विनयशीलता। जनरॉसिटी, उदारता। एंड टेम्परेंस, संयम। ये 7 वर्चूज़ बताए गए हैं, ये 7 सद्गुण बताए गए हैं क्रिश्चियनिटी में। और ये सातों वर्चूज़ हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? तो कंट्री साइड में। कंट्री साइड को कौन बनाया? तो गॉड बनाया, क्योंकि गॉड ही उतना पावरफुल है जो कंट्री को बना सके। वैसे कंट्री को, वैसे ग्रामीण इलाके को जो परिपूर्ण है, किस चीज़ से परिपूर्ण है? तो हेल्थ और वर्चूज़ के साथ। और वर्चूज़ कौन कौन से हैं? तो ये सारे अपने वर्चूज़ हैं, यानी ये सारे सद्गुण हैं। तो बात जब सद्गुण की हो रही है तो दुर्गुण को भी देखना पड़ेगा। तो क्रिश्चियनिटी कहता है 7 तरीके के दुर्गुण हैं जिससे इंसान को बच के रहना चाहिए। क्रिश्चियनिटी कहे या किसी भी रिलीजन का कोई भी ग्रंथ कहे, जो अच्छी बातें हैं उनको आत्मसात करना चाहिए और बुरी बातों को त्यागना चाहिए। तो ये जो 7 सिन हैं, जो 7 दुर्गुण हैं, वो हम सभी जो भी पढ़ने वाले हैं, जो भी इंसान है, उसको कोशिश करनी चाहिए कि अपने जीवन से इन 7 चीज़ों को हम लोग डिस्कार्ड करें, बाहर निकाल के फेंक दें। पहला क्या है? ग्रीड, लालच। सेकेंड इज एंगर, गुस्सा। लस्ट, लालसा, वासना। थर्ड इज एनवी, विद्वेष, जलन जिसको कहते हैं। ग्लटनी, पेटूपन, लोलुपता। प्राइड, अभिमान। स्लॉथ, आलस। तो ये 7 डेडली सिन हैं, एंड ये 7 दुर्गुण हैं। लालच, गुस्सा, लालसा, विद्वेष, पेटूपन, अभिमान, आलस, इन सबको दूर करना है अपने जीवन से। और 7 वर्चू जो हैं, 7 सद्गुण जो हैं, निष्ठा, साहस, ईमानदारी, संवेदना, विनयशीलता, उदारता, संयम, इसको अपने जीवन में लाना है, इसको अपने प्रैक्टिस में लाना है। पोइट्री पढ़ने का मतलब क्या है? कोई भी पीस ऑफ लिटरेचर पढ़ने का अर्थ यही है कि आप उस लिटरेचर को पढ़ें और पढ़ के उससे जो कुछ भी सीखें उसको अपने जीवन में आत्मसात करें, उसको अपने जीवन की प्रैक्टिस में लेके आएं। यही मेन मोटो है आप लोगों को ये लिटरेचर पढ़ाने का, क्योंकि लिटरेचर ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताएगा कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है जीवन में, जीवन को जीने के लिए। इसलिए लिटरेचर को अच्छे से पढ़िए, खुश होके पढ़िए, और इसकी जो अच्छाइयाँ हैं
उसको अपने साथ लेते चलिए और लिटरेचर पढ़ के आपको जो लग रहा है कि ये बुराई है उसको डिस्कार्ड कीजिए, उसको बाहर निकालिए। ठीक है, तो हम लोग एक्सप्लेनेशन को देखते देखते इधर बढ़ आए थे, अब फिर से हम लोग एक्सप्लेनेशन को शुरू करेंगे। तो हम लोग कहाँ तक एक्सप्लेन कर लिए हैं? तो यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन हो गया। गॉड ने कंट्री को बनाया, मैन ने टाउन को बनाया, कंट्री में वर्चूज़ हैं, हेल्थ है, और ये दो गिफ्ट हैं इंसान के लिए। जो इंसान के जीवन में कठिनाइयाँ हैं, बिटर ड्राफ्ट हैं, जो उठापटक मचा हुआ है, उन सारी चीज़ों को ये दो चीज़ अपने सामने कमतर दिखाती हैं, कम दिखाती हैं, जिससे कि अच्छा लगता है कि इंसान को ये सोच के कि वह स्वस्थ है और उसके भीतर सद्गुण भरे पड़े हैं। एक इंसान को अच्छा लगने लगता है, वो कितनी भी कठिनाई में हो, परंतु उसको ये देख कर, ये सोच कर कि उसका स्वास्थ्य अच्छा है, उसका मन और मस्तिष्क अच्छा है, वो लोगों के बारे में अच्छा सोचता है, अच्छा कार्य करता है, इन सब के सामने जीवन की कठिनाइयाँ छोटी दिखने लगती हैं। गिफ्ट्स, पोइट्री को थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। फिर यहाँ से लेंगे गिफ्ट्स शुड मोस्ट अबाउंड एंड लेस्ट बी थ्रेटेंड इन द फील्ड्स एंड ग्रुप्स। जो ये गिफ्ट है अपना हेल्थ और वर्चू का, ये सबसे ज़्यादा उपलब्ध है और इसको सबसे कम खतरा है। कहाँ पे? तो फील्ड में और ग्रोव में, खेतों में और बाग बगीचों में। कवि का कहना है कि जो दो गिफ्ट मिले हुए हैं इंसान को, ये दो गिफ्ट सबसे ज़्यादा उपलब्ध हैं और इनको सबसे कम डर कहाँ पे है? तो फील्ड में और ग्रोव में, खेतों में और उपवनों में। यानी ये जो दो गिफ्ट हैं वो सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाके में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ग्रामीण इलाके में ही खेत भी मिलेगा और बाग और बगीचा और उपवन भी देखने को मिलेगा। इसलिए ये जो फर्स्ट 5 लाइन्स हैं इस पोयम की, इसमें हमें कंट्री साइड की अच्छाइयाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट 5 लाइन्स पे। जस्ट गिव मी सम टाइम, ओके। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है, देखिएगा गौर से। विलियम कॉपर कह रहे हैं पॉजेज ई, ई का मतलब होता है ई इज इक्वल टू यू, और खास करके यू प्लूरल में। ई का मतलब होता है आप लोग या तुम लोग, एक से ज़्यादा तुम के लिए ई यूज़ करते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं पॉजेज ई यानी तुम्हारे पास है, तुम लोगों के पास है। देयरफॉर ई who born about in chariots and sedans। तुम लोगों के पास जो है क्या है? यू ऑल आर कैरिड आउट इन चैरियट्स एंड सिडान। तुम लोग रथों में और पालकी में घुमाए जाते हो। तुम्हारे पास लग्जरी है, तुम्हारे पास विलासिता है, तुम्हारे पास समृद्धि है। यू पीपल नो फटीग। तुम लोग थकान को नहीं जानते हो। बट दैट ऑफ आइडलनेस, लेकिन निष्क्रियता को जानते हो। तुम लोग थकान को नहीं जानते हो, लेकिन तुम लोग जानते हो निष्क्रियता को। तुम लोग इतने निष्क्रिय हो गए हो, तुम शहरी लोग, तुम समृद्ध लोग, जो लोग रथ और पालकी में घूमते हैं, वो लोग निष्क्रिय हो गए हैं। उन लोगों को थकान के बारे में कुछ नहीं पता है। उन्हें अगर पता भी है तो सिर्फ और सिर्फ निष्क्रियता के बारे में, आलस के बारे में, लेजिनेस के बारे में, स्लॉथ के बारे में। फिर कहते हैं कॉपर एंड टेस्ट नो सीन्स, और तुम लोगों ने कभी स्वाद नहीं लिया है दृश्य का, और तुम लोगों ने कभी स्वाद नहीं लिया है दृश्य का। जो दृश्य गांव में देखने को मिलेगा,
जो वहाँ जाके तुम तालाब देखोगे, खेत देखोगे, पेड़ पौधे देखोगे, बाग बगीचे देखोगे, फलों के वृक्ष देखोगे, जो वहाँ तुम्हें पक्षी दिखेंगे, वो उसका स्वाद तुम लोग नहीं लिए हो। तुम शहर के लोग टेस्ट नो सीन्स, तुम कोई दृश्य नहीं देखे हो, बट लेकिन क्या देखे हो? सर्च एज आर्ट कंट्राइव्स। तुम लोग बस आर्ट के थ्रू नेचर को देखते हो। जिस तरीके कोई भी कला कंट्राइव करता है, जिस तरीके से कोई भी आर्ट फॉर्म नेचर को देखता है, तुम सारे शहर वाले भी नेचर को उसी तरीके से देखते हो। तुम लोग पेंटिंग में देखते हो नेचर को। कहाँ देखते हो? तो पेंटिंग में, ठीक है। कहाँ देखते हो? तो कैनवास पे। लेकिन तुम लोग कभी नेचुरल सीन को नहीं देखे हो। ये कहना है अपने पोएट का। पज इज यू स्टिल योर एलिमेंट। लेकिन फिर भी तुम सभी लोग पजेस करते हो, तुम्हारे पास वो तत्व है। किस तत्व की बात कर रहे हैं यहाँ पे विलियम कॉपर? उसी तत्व की बात कर रहे हैं जो तत्व हर एक इंसान के भीतर है। उसी एलिमेंट की बात हो रही है जो एलिमेंट हर एक इंसान के भीतर उपलब्ध है। और कह रहे हैं कि वो तत्व तुम्हारे भीतर भी है। और जब तुम उस तत्व को लेकर देयर ओनली कैन यू शाइन, वहाँ जाओगे। देयर, अभी तुम कहाँ हो? हियर, यहाँ, यानी शहर में। और जब तुम जाओगे देयर, वहाँ, यानी गांव में, अपने इस तत्व के साथ, ओनली कैन यू शाइन, वहाँ जाकर तुम चमकोगे, तुम खिलोगे। तुम्हें वो गांव का जो परिवेश है, गांव में जो लैंडस्केप है, गांव का जो परिदृश्य है, वो तुम्हें देखकर, उसकी आभा को देखकर तुम्हें इतना अच्छा लगेगा, तुम भीतर से प्रफुल्लित हो जाओगे, तुम इतने खुश हो जाओगे। तुम्हारा जो एलिमेंट है, जो शहर में रहने के चलते कहीं दब सा गया है, वो एलिमेंट जब गांव में जाएगा तो वहाँ जाके तुम खुशी से चमकने लगोगे। वहाँ की शुद्धता को देख के, वहाँ के ऑनेस्टी को देख के, वहाँ के प्योरिटी को देख के, वहाँ के परफेक्शन को देख के। ये कहना है विलियम कॉपर का शहर के वासियों को लेके, शहर वासियों को लेके, जो सिटी ड्वेलर्स हैं उनको लेके। फिर चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या कहते हैं विलियम कॉपर। विलियम कॉपर, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए शाइन। फिर कहते हैं देयर ओनली माइंड्स लाइक योर्स कैन डू नो हार्म। कह रहे हैं जब तुम लोग गांव में पहुंच जाओगे, वहीं पे जाके देयर ओनली माइंड्स लाइक यू, तुम लोग जिस तरीके के हो, जिस तरीके से तुम्हारा दिमाग चलता है दिन भर छल कपट में कि आज क्या करें, आज किसके साथ करप्शन करें, किसको लूटें, किसको पीछे छोड़ें, किसकी खिंचाई करें। तो शहरी लोगों की ये जो मानसिकता बन गई है, माइंड्स लाइक योर्स, तुम लोगों के जैसा सोचने वाले शहरी लोग वहीं पर जाके, कहाँ जाके? देयर ओनली माइंड्स लाइक यू कैन डू नो हार्म। जब तुम लोग गांव में जाओगे, जब तुम लोग ग्रामीण परिवेश को देखोगे और तुम्हारा जो वो छुपा हुआ दबा हुआ जो एलिमेंट है, जो हर एक इंसान के भीतर है, वो जब खुशी से चमकने लगेगा, तुमको जब खुद के भीतर एक परिपूर्णता का एहसास होगा, जब तुमको लगने लगेगा कि मैं परिपूर्ण हूँ, बिना किसी के साथ छल किए, बिना किसी को धोखा दिए, बिना किसी को लूटे, बिना किसी के साथ करप्शन किए, जब तुम्हें लगने लगेगा कि मैं खुश हूँ, मैं परिपूर्ण हूँ, मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है इस क्षण में, तभी जाकर तुम लोग किसी को हार्म नहीं करोगे। तभी जाकर तुम किसी को हार्म नहीं करोगे, किसी के लिए बुरा नहीं करोगे, जब तुम्हें खुद में एक परिपूर्णता का एहसास होगा। और वो एहसास तुमको कहाँ होगा? तो जहाँ तुम जाके चमकोगे। और कहाँ चमकोगे? तो गांव में जाके चमकोगे।
तुम्हारे शहर में तो ये परिपूर्णता है नहीं। ये कहना है अपने पोएट विलियम कॉपर का। चलिए आगे की पंक्ति देखते हैं। यहाँ तो अभी तक बात हो रही थी शहरी लोगों की, यहाँ से यहाँ तक शहरी लोगों की बात हो रही थी। उसके ऊपर की पंक्तियों में गांव की बात हो रही थी। गांव कैसा है, उसमें क्या क्या है, उसकी खासियत क्या है। तो यहाँ पे हम लोग को कंट्री साइड का दिखता है, यहाँ पे हम लोगों को टाउन दिखता है। और फिर हम लोग देखेंगे क्या, जो अपने पोएट हैं वो यहाँ पे फिर से अपने कंट्री साइड की बात करते हैं। क्या कहते हैं विलियम कॉपर, चलिए देखते हैं। विलियम कॉपर कह रहे हैं, आवर ग्रोव्स वर प्लांटेड टू कंसोल एट नून द पेंसिव वॉन्डरर इन देयर शेड्स। विलियम कॉपर कह रहे हैं कि हमारे जो बाग बगीचे हैं उनको इसलिए लगाया गया है कि वो सांत्वना दे सके दिन में, दोपहर में एक चिंताशील पथिक को, एक चिंतनशील पथिक को। कॉपर का कहना है कि जो बाग बगीचे गांव में लगे हैं वो दोपहर में सांत्वना देने के लिए लगे हैं। किसको सांत्वना देने के लिए? द पेंसिव वांडरर, एक जो चिंतनशील या एक जो दुखी पथिक है उसको सांत्वना देने के लिए हमारे गांव में पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और उनको सांत्वना पेड़ पौधा अपने शेड में देगा, अपनी छांव में देगा। जब भी कोई पथिक चिंतनशील होकर, चिंता में, दुखी होकर कहीं भटक रहा होगा तो गांव के जो पेड़ पौधे हैं उसको अपनी छाया में, अपने शेड में सांत्वना देंगे। एट ईव द मून बीम, और शाम के समय जो चंद्रमा की रोशनी है, जो चांद की रोशनी है, स्लाइडिंग सॉफ्टली इन बिटवीन द स्लीपिंग लिप्स। गजब 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 का एक्सप्रेशन है। द मून बीम, जो चांद की रोशनी है, स्लाइडिंग सॉफ्टली, वो फिसल रही है। कहाँ फिसल रही है? इन बिटवीन, बीच में, द स्लीपिंग लिप्स, सोए हुए पत्तों के बीच में, सोए हुए पत्तों के बीच में जो चांद की जो रोशनी है वो फिसल रही है। इज ऑल द लाइट दे विश, विलियम कॉपर का कहना है कि बस यही जो मून बीम है ना, जो रोशनी आ रही है चांद से धरती पे, गांव की धरती पे, बस इतनी ही रोशनी वहाँ के लोग चाहते हैं। इज ऑल द लाइट दे विश, बस उतने ही प्रकाश की ज़रूरत उन लोगों को है, ग्रामीण लोगों को है। बर्ड्स वाबलिंग ऑल द म्यूज़िक, जो पक्षी हैं वो गाना गा रहे हैं, वो तरह तरह की आवाज़ निकाल रहे हैं, चहचहा रहे हैं, वो सभी म्यूज़िक को खुद गा रहे हैं। We can spare the splendor of your lamps, हम लोग यानी ग्रामीण लोगों को नहीं चाहिए, हम वी कैन स्पेयर, हम लोग छोड़ सकते हैं। क्या छोड़ सकते हैं? द स्प्लेंडर ऑफ योर लैम्प्स, तुम्हारे शहर में जो लैंप लगे हुए हैं, जो लाइट है, आर्टिफिशियल लाइट जो चमक रहे हैं, जो बहुत ज़्यादा रोशनी कर रहे हैं, जो बहुत खूबसूरत रोशनी कर रहे हैं, हमें वो लाइट नहीं चाहिए। वी कैन स्पेयर, हम छोड़ सकते हैं उस तरीके की रोशनी को, हमें वो रोशनी नहीं चाहिए, वो बनावटी रोशनी, क्योंकि हमारे पास एक नेचुरल सॉफ्ट लाइट है मून बीम की, इसलिए हम लोग तुम्हारे बनावटी लैंप की रोशनी को छोड़ सकते हैं। और ये जो बनावटी रोशनी है ना तुम्हारे लैंप्स की, शहरवासियों को कह रहे हैं, दे बट एक्लिप्स आवर सॉफ्टर सैटेलाइट, और ये रोशनी जो है लैंप की वो ग्रहण लगा देती है हमारे सॉफ्टर सैटेलाइट की रोशनी पे। कहने का अर्थ ये है कवि का कि जो शहर की जो लाइट है वो ग्रहण लगा देती है मून की रोशनी पे,
यानी शहर की रोशनी के आगे अपने मून की रोशनी फीकी पड़ जाती है, कमतर पड़ जाती है। हमें ये रोशनी नहीं चाहिए जो शहर के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वी आर हैप्पी विद आवर मून बीम, ये कहना है विलियम कॉपर का। द नेक्स्ट लाइन, योर सॉन्ग्स कन्फाउंड आवर मोर हारमोनियस नोट्स। योर सॉन्ग्स, तुम्हारे जो गाने हैं, शहर के लोगों को कह रहे हैं कि तुम्हारे जो गाने हैं, तुम्हारा जो म्यूज़िक है, जिस तरीके का गाना तुम्हारे शहर में बजता है, वो कन्फाउंड कर देता है, वो उलझा देता है, भ्रमित कर देता है हमारे हारमोनियस नोट्स को, हमारे मधुर स्वरों को भ्रमित कर देता है तुम्हारे शहर का गाना। द थ्रस डिपार्ट्स, और तुम्हारे शहर का गाना जब हमारे गांव में कोई बजाता है तो थ्रस एक चिड़िया का नाम है, वो चिड़िया उड़ जाती है, चली जाती है उस तरीके के गाने को सुन के, जो गाना उसको भ्रमित कर देता है, उसको उलझा देता है, इसलिए थ्रस जो है वो उड़ जाती है। स्केयर्ड, डर जाती है। एंड द ऑफेंडेड नाइटिंगेल इज म्यूट, और जो नाइटिंगेल है, जो बुलबुल है, वो खुद को ऑफेंडेड फील करती है, अपेक्षित महसूस करती है इस तरीके के गाने के सामने। जिस तरीके का गाना शहर के लोग बजाते हैं, वो सुन के थ्रस उड़ जाती है, और जो बुलबुल है, जो नाइटिंगेल है, वो खुद को अपेक्षित महसूस करती है, और अपेक्षित महसूस करके म्यूट हो जाती है, चुप हो जाती है, अपना गुनगुनाना, अपना चहचहाना बंद कर देती है। तो ये है तुम्हारे शहर की खासियत। यही विलियम कॉपर बताना चाहते हैं। यही एक ट्रांजिशनल फेज है जहाँ पे नेचर को बढ़ा के दिखाया जा रहा है, जहाँ पे नेचर के सूदिंग इफेक्ट को, नेचर के आराम पहुँचाने वाले एलिमेंट्स को दिखाया जा रहा है, जो कि रोमांटिक एरा में बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलता है। इसलिए इंट्रो में कहा गया है कि विलियम कॉपर की पोइट्री को पढ़ के लगता है कि जैसे हम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री को पढ़ रहे हों, क्योंकि वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। नेचर को एकदम बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाएगा। ठीक है, और चलते हैं थोड़ा पोइट्री के थीम को देख लेते हैं कि इस पोइट्री का थीम क्या है, इस पोयम का थीम क्या है। तो थीम की जब बात होगी तो द थीम ऑफ गॉड मेड द कंट्री इज द ब्यूटी एंड द ट्रैंक्विलिटी ऑफ नेचर। मेन थीम क्या है? ब्यूटी एंड ट्रैंक्विलिटी, सुंदरता और शांति। प्रकृति के सुंदरता और शांति की बात हो रही है। कंपेयर टू, उसको कंपेयर किया जा रहा है किस चीज़ के सामने? तो आर्टिफिशियलिटी ऑफ अर्बन लाइफ, जो शहरी जीवन का बनावटीपन है उसके साथ प्रकृति के सुंदरता और शांति को कंपेयर किया गया है, तुलना किया गया है। विलियम कॉपर सेलिब्रेट्स द कंट्री साइड क्रिएटेड बाय गॉड। विलियम कॉपर जो हैं वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो उत्सव मना रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र का जो बनाया गया है भगवान के द्वारा एज अ सोर्स ऑफ हेल्थ एंड हैप्पीनेस। वैसा ग्रामीण क्षेत्र जो सोर्स है, जो स्रोत है स्वास्थ्य और खुशी का, आनंद का। ही कंट्रास्ट रूरल लाइफ विद आइडल एंड मोनोटोनस सिटी लाइफ। विलियम कॉपर के हिसाब से जो ग्रामीण जीवन है उसको वो कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं निष्क्रिय और मोनोटोनस सिटी लाइफ से, हाईलाइटिंग नेचर्स सूदिंग इफेक्ट्स, और हाईलाइट कर रहे हैं, बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं जो प्रकृति का सूदिंग इफेक्ट है, जो प्रकृति का आराम पहुंचाने वाला इफेक्ट है, उसको बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज द सेलिब्रेशन ऑफ रूरल लाइफ एज नेचर एंड नेचर एज क्रिएशंस ऑफ गॉड। मेन थीम ग्रामीण क्षेत्र और नेचर, ये दोनों क्रिएशन हैं भगवान के, सुपर पावर के, उसका उत्सव मनाया जा रहा है इस पोएम में। और ग्रामीण क्षेत्र में हमें प्यूरिटी देखने को मिलती है, शुद्धता है, पवित्रता है, ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, सिंप्लिसिटी है, सरलता है।
तो इस पोयम का एक्सप्लेनेशन अब जाके पूरा होता है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।